और अब बात करते हैं खबरों की। ईरान इजराइल के बीच बढ़ा टकराव, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीरियन एयरलाइंस ने सभी उड़ानें निलंबित कर दिया। इजराइल ईरान में 8 घंटे भीषण लड़ाई। इजराइल ने परमाणु ठिकानों पर फिर किया हमला और जवाब में ईरान ने 150 मिसाइलें दागी है। तो ये इजराइल और ईरान के बीच इस वक्त जो तनाव है वो चरम पर है और दोनों के बीच टकराव बढ़ते नजर आ रहे हैं। सीरियन एयरलाइंस ने सभी उड़ानें निलंबित कर दी है। इजराइल ईरान में 8 घंटे भीषण लड़ाई और इजराइल ने परमाणु ठिकानों पर फिर से हमला बोला है। जवाब में ईरान ने भी 150 मिसाइलें दागी है। तो इजराइल ने शुक्रवार की देर रात भारतीय समय के मुताबिक अगर हम बात करें तो 10:30 बजे ईरान पर एयर स्ट्राइक की है और इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों को दोबारा निशाना बनाया और इन हमलों में ईरान के 78 लोग मारे गए और 350 से ज्यादा घायल हुए हैं। जवाब में ईरान ने भी 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर से दागी है और उनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं 90 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा किया गया। यह हमले भारतीय समय के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 7:15 पर जारी रहा और ईरान की ओर से हमले की आशंका के चलते इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया है। और इजरायल ने एक दिन पहले शुक्रवार की सुबह 5:30 बजे ईरानी परमाणु और कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया था और इसमें 6 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स मारे गए थे। तो देखें तो अब दोनों ही देशों के बीच जो तनाव है वो अपने चरम पर है और 8 घंटे भीषण लड़ाई और इजरायल ने परमाणु ठिकानों पर हमला बोला। और वहीं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के असामयिक निधन पर राज्य भर में शोक की लहर है। अहमदाबाद में हाल ही में हुई विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी और इस दुर्घटना के बाद राजकोट शहर, जो विजय रूपाणी का गृह नगर भी है, उन्हें वहां श्रद्धांजलि देने के लिए आधा दिन के लिए बाजार बंद रखा गया। शहर के प्रमुख व्यापारिक संगठनों और स्थानीय प्रशासन ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया ताकि आम जनमानस दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। सुबह से शहर में शोक का माहौल देखा गया। कई स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन भी किया गया और लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत नेता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। विजय रूपाणी ने गुजरात की राजनीति में एक सशक्त और संवेदनशील नेतृत्व निभाया था और राजकोट से उनका गहरा नाता रहा और उन्होंने इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाजारबंदी के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की। राज्य सरकार ने रूपाणी के सम्मान में राजकीय शोक की घोषणा की और उनके निधन को गुजरात की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया। और वहीं मुंबई के कांदिवली पूर्व स्थित जानूपाड़ा इलाके में बीजेपी के आंतरिक विवाद ने खुलकर अब देखे तो सामने आ गया है, जब पालक मंत्री आशीष शेलार के दौरे के दौरान बीजेपी के 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट हो गई। घटना उस वक्त हुई जब इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के मुताबिक ये झगड़ा बीजेपी पदाधिकारी देवांग दवे और पूर्व नगर सेवक प्रकाश दरेकर के समर्थकों के बीच हुआ। आरोप है कि दोनों गुटों के बीच पहले से ही वर्चस्व को लेकर तनातनी चल रही थी, जो कि आज सार्वजनिक रूप से सामने आ गई। हैरानी की बात यह रही कि यह झगड़ा पुलिस और पालक मंत्री की मौजूदगी में हुआ और इसके बाद स्थिति को संभालते हुए समता नगर पुलिस ने देवांग दुबे को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया और घटना के बाद कई बीजेपी नेता थाने पहुंचे और दुबे को समझाने की कोशिश भी की ताकि वह कोई औपचारिक शिकायत दर्ज न कराए। बीजेपी नेताओं ने आश्वासन दिया कि जो कुछ भी हुआ उसकी गंभीरता से जांच की जाएगी और पार्टी अनुशासन के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। और यह घटना बीजेपी के अंदरूनी गुटबाजी को सामने लाती है और आने वाले समय में इसका असर स्थानीय राजनीति पर पड़ सकता है। गुराई, मनोरी और कुलवम गांव के नागरिकों ने मध्य मनपा की कथित मनमानी कार्रवाई के खिलाफ एकजुट होकर विशाल मोर्चा निकाला और मोर्चा गुराई विलेज वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई के नेताओं ने भी समर्थन जताया। विरोध का कारण मनपा द्वारा इन गांवों के 60 साल पुराने आदिवासी घरों को नोटिस जारी कर जबरन तोड़फोड़ की प्रक्रिया शुरू करना बताया जा रहा है। नागरिकों का आरोप है कि बगैर किसी समुचित सुनवाई या वैकल्पिक व्यवस्था के प्रशासन उनके जीवन पर संकट ला रहा है।
मोर्चे में बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय, जनसेवक गोपाल शेट्टी और आरपीआई मुंबई अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ भी शामिल हुए और इन नेताओं ने मनपा से तुरंत कार्रवाई रोकने और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की। नागरिकों की एकजुटता और नेताओं के हस्तक्षेप के बाद मध्य मनपा के सहायक आयुक्त संध्या नांदेड़कर ने आगे की कार्रवाई स्थगित करने का आश्वासन दिया। अब स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन उनकी बात सुनेगा और कोई न्यायसंगत समाधान निकालेगा। और असम के धुबरी जिले में मंदिर परिसर के पास गोमांस मिलने को लेकर फैले तनाव के बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने त्वरित और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इस घटना के बाद जिले में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसे नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई करते हुए रातों रात 38 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि कार्रवाई इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और संभावित झड़पों को रोकने के लिए की गई। उन्होंने पुलिस और सुरक्षा बलों को रात में गश्त बढ़ाने तथा संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात करने के निर्देश दिए और इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसी भी हालात में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थलों के आसपास इस तरह की घटनाएं न केवल संवेदनशीलता को ठेस पहुंचाती है बल्कि शांति व्यवस्था को भी खतरे में डालती है और उन्होंने आम जनता से संयम बरतने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। फिलहाल धुबरी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। और बढ़ते हैं आगे। अपराध शाखा 1 की टीम ने गुरुद्वारा साहिब में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी करमजीत सिंह उर्फ संदीप को गिरफ्तार कर लिया और इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भौरिया के निर्देशन पर गठित टीम ने अंबाला के खान अहमदपुर बस स्टैंड से आरोपी को बाइक सहित पकड़ा है। पूछताछ में सामने आया कि करमजीत सिंह, जो राजस्थान के गंगानगर जिले के सतसीसी गांव का निवासी है, 1 महीना पहले झिवहरेड़ी गांव के गुरुद्वारा साहिब में सेवादार बनकर आया था। 9 जून की रात लगभग 1:30 पर 1:30 बजे उसने अलमारी से 11,80,000 नकद और विदेशी मुद्रा, अमेरिकी डॉलर, 3 सोने के कड़े, 14 अंगूठियां, चांदी और एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली थी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी से अब तक 9,27,300 नगद, सोने की 14 अंगूठियां, 3 कड़े और एक बाइक बरामद कर ली है। विदेशी करेंसी की बरामदगी के लिए उसे रिमांड पर लिया गया है। डीएसपी ने बताया कि मामले की जांच गहनता से जारी है और बाकी चोरी का सामान जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा। अभी थाना छप्पर के अंदर 9 जून को एक मुकदमा दर्ज किया गया था। गांव झिमरेडी के अंदर गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे में एक व्यक्ति पिछले 1 महीने से करीब वहां पे आया था और वहां सेवा करता था। तो उसने गुरुद्वारे की जो अलमारी है उसमें से जो वहां करेंसी थी और जो गहने वगैरह थे वो चीज़ें और एक मोटरसाइकिल वो वहां से चोरी करके लेके गया था, जिसके बेस पे एफआईआर लॉन्च की गई और एफआईआर लॉन्च करने के बाद इन्वेस्टिगेशन फर्दर जो है सीआईए 1 यमुनानगर को पुलिस अधीक्षक यमुनानगर के द्वारा भेजी गई थी। इन्होंने मेहनत करके और बड़ा जल्दी इसमें आरोपी को अरेस्ट किया है और आरोपी को अरेस्ट करने के बाद 9,27,000 रुपये के आसपास की करेंसी और लगभग 8 तोड़े सोना के जो जेवरात हैं, जिसमें 3 सोना के कड़े हैं और 14 जेंट्स अंगूठियां हैं, वो बरामद की गई हैं। जबकि एक मोटरसाइकिल जो गई थी वो भी बरामद की गई है। अभी थाना छप्पर के अंदर 9 जून को एक मुकदमा दर्ज किया गया था। गांव झिमरेडी के अंदर गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे में एक व्यक्ति पिछले 1 महीने से करीब वहां पे आया था और वहां सेवा करता था। तो उसने गुरुद्वारे की जो अलमारी है उसमें से जो वहां करेंसी थी और जो गहने वगैरह थे वो चीज़ें और एक मोटरसाइकिल वो वहां से चोरी करके लेके गया था, जिसके बेस पे एफआईआर लॉन्च की गई और एफआईआर लॉन्च करने के बाद इन्वेस्टिगेशन फर्दर जो है सीआईए 1 यमुनानगर को पुलिस अधीक्षक यमुनानगर के द्वारा भेजी गई थी। इन्होंने मेहनत करके और बड़ा जल्दी इसमें आरोपी को अरेस्ट किया है और आरोपी को अरेस्ट करने के बाद 9,27,000 रुपये के आसपास की करेंसी और लगभग 8 तोड़े सोना के जो जेवरात हैं, जिसमें 3 सोना के कड़े हैं और 14 जेंट्स अंगूठियां हैं, वो बरामद की गई हैं। जबकि एक मोटरसाइकिल जो गई थी वो भी बरामद की गई है। अभी थाना छप्पर के अंदर 9 जून को एक मुकदमा दर्ज किया गया था। गांव झिमरेडी के अंदर गुरुद्वारा है।
गुरुद्वारे में एक व्यक्ति पिछले 1 महीने से करीब वहाँ पे आया था और वहाँ सेवा करता था। और मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार शाम करीब 7 बजे एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें एक 50 साल के व्यक्ति की जान चली गई। मृतक चलती लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच खतरनाक खाई में जा गिरा। यह हादसा कल्याण से सीएसटी की ओर जा रही लोकल ट्रेन में हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही ट्रेन ने प्लेटफॉर्म से रफ्तार पकड़ी, व्यक्ति ने ट्रेन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में ही फंस गया और देखते ही देखते वह व्यक्ति ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच क्रश हो गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और रेल कर्मियों की मदद करने की उनकी कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक की पहचान की जा रही है। हादसा एक बार फिर संदेह देता है कि चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करना जानलेवा साबित हो सकती है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और किसी भी स्थिति में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश न करें। बढ़ते आगे, यमुनानगर के प्रतिष्ठित संत निश्चल सिंह स्कूल स्थित स्विमिंग पूल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई, जिसमें स्विमिंग पूल के मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मैनेजर कुछ युवकों से टाइम ओवरशूट को लेकर कहासुनी हो गई थी और बहस के दौरान तनावपूर्ण माहौल हो गया और इसी बीच मैनेजर अचानक असंतुलित होकर गिर पड़े। उन्हें गंभीर चोट लगी और तुरंत पास के जेपी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को यमुनानगर सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी ने घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि सीसीटीवी फुटेज घटना की सच्चाई सामने लाने में अहम भूमिका निभाएगी। हालांकि अभी तक पुलिस को फुटेज की एक्सेस नहीं मिल पाई है। स्कूल प्रशासन और पुल मालिक से फुटेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी जारी है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही फुटेज मिलेगी, जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घटना से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। जी देखिए, जो संत निश्चल सिंह स्कूल है वहाँ का एक स्विमिंग पूल है। वहाँ स्विमिंग पूल में एक जो मैनेजर है वहाँ पे उनकी आज जो वहाँ पे कुछ तीन लड़के आए हुए थे, उनके साथ उनकी कुछ कहासुनी बहस हुई थी कुछ टाइम ओवरशूट को लेके। तो वहीं पे उनको फिर मतलब वो वहाँ पे बहस के बाद वो गिर गए और गिरने के बाद फिर जो है इनकी बॉडी हम हॉस्पिटल ले गए, जेपी हॉस्पिटल। वो ब्रॉड डेड लाए गए थे और अभी उनकी बॉडी जो है हमने मोर्चरी भेज दी है सिविल हॉस्पिटल। पीएम जो है इनका कल अभी होगा और इंजरी बॉडी पे कोई नहीं प्राइमा फेसी भी लग रही है, बट जो भी है कल पीएम होने के बाद ही पता चलेगा। ओवरशूट को लेके बहस कुछ हो रही हुई थी इसमें। अभी हम वहाँ पे हमें एक्सेस नहीं मिला है सीसीटीवी फुटेज का। इनके जो वहाँ पे मालिक है वो आ रहे हैं, उन्हें हमें बुलाया, तो जैसे ही एक्सेस मिलता है उसके बाद हम देखेंगे कहाँ पे बॉडी प्राइमा फेसी कोई इंजरी ऐसी बॉडी पे नहीं है उनका ये फर्स्ट टाइम ही आए थे। इसमें अभी उनको जो मृतक है कि जो है परिजन उनको बुलाया जा रहा है, तो आने के बाद ही जो आगे कार्रवाई। यहाँ पे रेंट पे ही रहते थे, बट ये बेसिकली जींद के बताए जा रहे हैं। जी देखिए, जो संत निश्चल सिंह स्कूल है वहाँ का एक स्विमिंग पुणे शहर और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में नाले और चैम्बर ओवरफ्लो हो गए, जिससे सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया और जलजमाव के कारण कई मुख्य मार्गों पर लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कुछ क्षेत्रों में हालात इतने खराब हो गए कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। लोगों को ऑफिस और घर पहुंचने में घंटों वक्त लग गया। स्थानीय लोगों ने नगर प्रशासन पर नाराजगी जताई और कहा कि हर साल प्रशासन सिर्फ कागजी कार्रवाई करता है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस समाधान नहीं दिखता। नागरिकों का सवाल है कि अगर एक बारिश में ही शहर का ये हाल है तो पूरे मानसून में क्या स्थिति होगी। लोगों को डर है कि आने वाले 4 महीनों में अगर प्रशासन ने तत्काल और प्रभावी कदम नहीं उठाए तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए लोग पूछ रहे हैं कि क्या हर साल की तरह इस बार भी सिर्फ बैठकों निरीक्षणों तक ही सीमित रह जाएगा प्रशासन। अब जरूरत है ठोस कार्रवाई की, ताकि पुणे जल जमाव से हर मानसून में बेहाल ना हो।
अहमदाबाद में भी विमान दुर्घटना पर कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गहरी संवेदना जताई और उन्होंने कहा कि इस हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो कि बेहद दुखद है। प्रियंका गांधी ने मांग की है कि इस दुर्घटना में निष्पक्ष और गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद की कि जांच एजेंसियां जल्द ही देश को बताएंगे कि यह हादसा किन कारणों से हुआ। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय और सुधार किए जाएं। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी जताई है। Wrong because so many lives have been lost. It is extremely important. I think it is being investigated. I am sure that the investigating agencies will in the next few days enlighten the nation as to what happened, and then in the future whatever corrective measures need to be taken will be taken to protect people and to protect lives. I think that should be the course of action. अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वालों में महादेव पवार और आशा एम पवार भी शामिल थे। उनके बेटे रमेश महादेव पवार का बयान इस त्रासदी की पीड़ा को बयां करता है। रमेश ने बताया कि वे अपने माता पिता को एयरपोर्ट छोड़कर घर लौटे और उड़ान से पहले वीडियो कॉल पर बात भी हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें दुर्घटना की खबर मिली। घबराकर वे दोबारा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें सिविल अस्पताल भेजा गया और वहां पहुंचने पर उन्हें इस भयानक हादसे की सच्चाई का सामना करना पड़ा। रमेश की आपबीती ने इस त्रासदी को और भी व्यक्तिगत और मार्मिक बना दिया। तो ये जानकारी आपको बताते चले, जब प्लेन में मेरे पिताजी और माताजी थे। उनका नाम माधोटी पवार और आशा एम पवार। दोनों को हम वहाँ एयरपोर्ट पे छोड़ के घर वापस आए। फिर तो उनके पास साथ में हमने वीडियो कॉल में भी बात की। फिर उनके ये सब जगह ऐसी जगह है, ऐसी है बाहर। फिर वो उनको छोड़ के सब हो गया, फिर छोड़ के वापस नडियाद आए। आने के बाद में उनका वो समाचार में सुना कि ऐसा हुआ। वापस हम उधर गए। वहाँ से एयरपोर्ट से पता चला कि सब जिसको भी जो भी हुआ इंजन, उनको सिविल में ले जा रहे हैं। वापस फिर वहाँ से सिविल गए। सिविल में जाके इधर उधर हमारे पास कोई आईडी का ऐसा कुछ है नहीं था, किसी को अंदर जाने नहीं देते थे। पापा से जो लास्ट बात हुई थी क्या? बस हम ये खिड़की के पास बैठे, ये प्लेन में बस उतना ही वीडियो कॉल हुआ था बस, और हम जाते हैं ऐसा बोला खाली। प्लेन में मेरे पिताजी और अहमदाबाद विमान हादसे के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुजरात राज्य शाखा ने टाटा सन्स के चेयरमैन को पत्र लिखकर एक भावनात्मक अपील की है। आईएमए ने बीजे मेडिकल कॉलेज के उन छात्रों के लिए मदद मांगी है जो इस हादसे में घायल हुए या जिनकी जान चली गई। पत्र में टाटा सन्स ने से आग्रह किया गया है कि वे पीड़ित छात्रों और उनके परिवारों को हर संभव आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान करें। मेडिकल समुदाय ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक जताया और भविष्य में ऐसे संकट की घड़ी में कॉर्पोरेट सहयोग की अपेक्षा भी जताई गई है। आईएमए की यह पहल छात्रों के हित में एक सकारात्मक प्रयास मानी जा रही है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद जांच एजेंसियों की टीमें दुर्घटनास्थल पर जुट गई है। एनएसजी, एनडीआरएफ, वायुसेना, अग्निशमन और बचाव बल, फॉरेंसिक साइंस लैब, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, डीजीसीए और सीआईएसएफ की संयुक्त टीमें मौके पर मौजूद है और मलबे का गहन निरीक्षण कर रही है और हादसे की तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं की जांच भी की जा रही है ताकि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके। ये समन्वित प्रयास देश के अब तक के सबसे बड़े विमान हादसों में से एक की गहराई से जांच सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया अहम कदम है। एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक अब आगे की कार्रवाई भी रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। और उसके आसपास के क्षेत्र में वर्तमान हालात को देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों को एक अहम जानकारी दी है। कंपनी ने ट्वीट कर बताया कि इन इलाकों में हवाई क्षेत्र अब भी उपलब्ध नहीं है, जिससे कुछ उड़ानों के मार्गों में बदलाव किया गया है और इस समायोजन के कारण कुछ यात्राओं की अवधि सामान्य से अधिक हो सकती है। इंडिगो ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की और कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी स्थिति पर नजर बनाए है और जरूरत पड़ने पर अन्य समायोजन भी किए जाएंगे। यात्रियों को अपडेट्स के लिए कंपनी की वेबसाइट और ऐप पर नजर रखने को कहा गया है।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।